29 दिसंबर 2018 की बात है। रियल एस्टेट का कारोबारी मोहित जायसवाल पुलिस के पास पहुंचता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरा अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद जब आंखें खुलती हैं तो देवरिया की जेल के अंदर वहां लोगों ने मुझे मारा पीटा, मुझसे पैसे भी लिए, साथ ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर भी करा लिए। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो वो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई अपहरण करके जेल में क्यों रखेगा। वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं, ये बात सच है। लेकिन पुलिस को तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक जेल से निकलकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल नहीं हुई। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उस व्यक्ति को दोबारा थाने बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है और ये बात जब सामने आती है कि जेल के अंदर उसको लेके गए, मारा पीटा और वहीं से एक वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वायरल करने की एक ही वजह थी, वो वजह ये थी कि उस व्यक्ति ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये सब काम किया था ताकि उसका रसूख और ज्यादा मजबूत हो, जेल में रहकर ही वो बड़े से बड़े अपराध करने लगे। मगर बात 2018 की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। उनके कानों तक ये बात पहुंचती है, वो खुद हैरान हो जाते हैं। उन्होंने अपने प्रशासन को आदेश देते हैं और उसके बाद फिर उनका बुलडोजर शुरू होता है, चलने लगता है। और जब बुलडोजर चलता है तो ये बात फिर लोगों को पता चलती है कि बुलडोजर किसी और के पास नहीं, इलाहाबाद की एक जगह है चकिया, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अतीक अहमद। अतीक अहमद के यहां लगभग अब तक मायावती और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर कम से कम 500 करोड़ रुपए की संपत्ति का बर्बाद कर दिया है, बेकार कर दिया है। और उस व्यक्ति को फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब देवरिया जेल में ये कांड होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल में इस व्यक्ति को ना रखा जाए, बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर किसी जेल में रखा जाए। और वो जेल चुनी जाती है गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल होती है, वहां की जेल चुनी जाती है। वहां की जेल में वो रह रहा होता है, लेकिन वहीं से बैठे बैठे एक बड़ी प्लानिंग की जाती है और इलाहाबाद में एक बार फिर से उमेश पाल का जो मर्डर होता है, हत्या होती है, वो भी खुलेआम सीसीटीवी कैमरे पर। ये वाली वीडियो जो वायरल होती है, फिर से अतीक अहमद का नाम सामने आता है। आज हम बात करेंगे इसी अतीक अहमद की, कहां से अपने इसने जुर्म की शुरुआत की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की, जिसे लोग अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। बात कर रहा हूं साल 1984 में। चौक मंडी वहां पर एक इलाका है और चौक मंडी में एक बाबा जो झाड़ फूंक का काम करता था, उस बाबा को इतना मारा गया। एक व्यक्ति जो लगातार पीट रहा था, उसे मार रहा था। और इस दृश्य को, इस नजारे को बहुत सारे लोग आसपास खड़े हुए देख रहे थे। और वो व्यक्ति इसको तब तक मारता रहा जब तक क्या इस झाड़ फूंक करने वाले बाबा की मौत नहीं हो गई। जैसे ही इस बाबा की मौत होती है तो शाहगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और एफआईआर दर्ज होती है चांद हड्डी के नाम से, एक व्यक्ति था जो कि सागन थाना क्षेत्र के हमाम गली में रहने वाला था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस वाले इसको नैनी की जेल में भेज देते हैं। नैनी की जेल में चांद हड्डी कुछ दिन रहता है, वहां से निकलकर वापस आता है तो पता चलता है कि उसने जो झाड़ फूंक करने वाले बाबा थे, उसकी हत्या इसलिए की क्योंकि इसके भाई, चांद हड्डी के भाई रहमत की मौत हो गई थी और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया उस झाड़ फूंक वाले बाबा को। वापिस जेल से जब छूट के आया था, जेल से छूट के आने के बाद ये उसे जानकारी मिलती कि इसका दोस्त, जो उसके छोटे भाई का दोस्त है, वो भी कहीं ना कहीं शामिल था। उसको भी ठीक वैसे ही मारता है जैसे क्या उसने उस झाड़ फूंक वाले बाबा को मारा था। अब इस चांद हड्डी को लोग चांद हड्डी के नाम से न जानकर चांद बाबा के नाम से जानने लगे। ऐसा नाम जो बहुत तेजी के साथ उभरने लगता है, बहुत तेजी के साथ लोगों की जुबान पर चढ़ने लगता है। और एफआईआर दर्ज होती है शोक इलाही उर्फ चांद बाबा के नाम से। अब इसका वर्चस्व था जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। एक दिन इसकी कोर्ट कचहरी की बात थी, वकील से कुछ पंगा हो जाता है, वकील से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो वकील जो इसका केस लड़ रहा था, इसने अपने कुछ साथियों से कहा कि उस वकील पर बम मरवाया और उसकी भी हत्या करा दी, यानी कि मौत के घाट उतार दिया। जैसे जैसे इसका वर्चस्व बढ़ रहा था, जैसे जैसे उसने हत्याओं की शुरुआत कर रहा था, पूरे इलाके में, शहर में इसका रोब गालिब हो रहा था। बात है सन 1987-88 के आसपास की बात है। पुलिस वालों से इसका झगड़ा हो जाता है और जब कोतवाली पुलिस से झगड़ा होता है तो ये कोतवाली पुलिस के बाहर जाता है। वहां से जाकर ये रात भर ऐसी बम फेंक के मारता रहा, जहां पर बहुत जोर जोर के धमाके हो रहे थे। पुलिस वालों को यहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि चांद बाबा आज सभी को मार ही डालेगा। पुलिस वाले किस तरह से बचते हैं, बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, बात सरकार तक पहुंचती है। और जब बात सरकार तक पहुंचती तो इसकी एक गली जो थी, हमाम गली, वहां पर चौकी बनाई जाती है, ये कहते हुए ताकि लोगों में इसका जो दहशत फैल रही थी वो कम हो सके। और पुलिस नजदीक रहेगी तो उसके देर सवेर इसको सबक सिखाती रहेगी। चांद बाबा कहां इतनी बात से शांत होने वाला था। चांद बाबा ने क्या काम किया कि उसी चौकी को जो इसकी गली में बनाई गई थी,
उसको पूरी तरह से बम से उड़ा देता है, खत्म कर देता है। और इसके मोहल्ले में जो कोई भी पुलिस वाला आता था उसको बहुत बुरी तरह से थप्पड़ों से पीटता था, डंडों से पीटता था। अब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके इलाके में आकर कोई पुलिस वाला आए, आकर कुछ भी अपना जैसे पुलिस काम करती है वैसा करने की कोशिश करे। एक तरफ इस व्यक्ति का जिसका नाम होता है चांद बहुत तेजी से उभर रहा था, दूसरी तरफ एक लड़का था जिसका जन्म होता है 10 अगस्त 1962 को, जो कि एक फिरोज तांगे वाला होता है, उसका बेटा होता है। ये फिरोज तांगे वाले का जो घर था वो चकिया मोहल्ले में था, इलाहाबाद के। अब ये लड़का थोड़ा उद्दंडी टाइप का था, प्रवृत्ति का था। 10वीं पास इस पर कर नहीं पाता है, 10वीं फेल हो जाता है। और इस पर एक तरह से इस चांद बाबा का असर बढ़ रहा था। ये चांद बाबा की तरह ही ऐसा बनना चाहता था, उसके नक्शे कदम पर चलना चाहता था। इसलिए गाहे बगाहे वो चांद बाबा को फॉलो करने लगता है। मगर साल 1979 की बात है, वो एक मर्डर कर देता है, कत्ल कर देता है। जब कत्ल करता है, पहली यानी कि उसका पहला अपराध था जब वो उम्र 17 साल की थी। यहां से जेल जाता है, जेल छूट के जब वापस आता है तो जुड़ जाता है सीधा इस चांद बाबा से। और चांद बाबा से जुड़ने के बाद उनके लिए भी काम करता था। लेकिन बीच बीच में कभी चांद बाबा जेल में रहता था तो कभी चांद बाबा जेल से बाहर रहता था। अब उसके गुरु होते हैं राजनीतिक गुरु, जो कि विधायक बताए जा रहे हैं। वो विधायक चांद बाबा से कहते हैं कि तुम ये मारकाट, ये गुंडागर्दी, ये सब छोड़कर राजनीति में क्यों नहीं आते। वो बात राजनीति की आती है तो कहता है ठीक है, मैं राजनीति में आ जाऊंगा। जेल में बंद होता है, लेकिन जेल में बंद रहते हुए ही वो व्यक्ति जिसका नाम चांद बाबा होता है वो सभासद का चुनाव लड़ता है। और सभासद का चुनाव लड़ने के बाद जीत जाता है और ऐसी जीत हासिल करता है कि इलाके में उसका वर्चस्व कायम हो जाता है। यहां सब कुछ ठीक चल रहा था, सशर्त कोर्ट उसको जमानत दे देता है। जमानत पर जब बाहर छूट कर आता है तो जो लड़का पहले एक मर्डर कर चुका था 17 साल की उम्र में, पीठ पीछे उसका काम भी देखता था, जिसका नाम होता है अतीक अहमद। अतीक अहमद इसके पास आया जाया करता था, इसके लिए काम करता था। इसके भी कहीं ना कहीं अपना एक वर्चस्व धीरे धीरे कायम हो रहा था। इसी बीच में साल 1989 में ये अतीक अहमद इलेक्शन लड़ने, विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए इसके पास जाता है चांद बाबा के। चांद बाबा से कहता है कि बाबा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करो। जैसे ही चांद बाबा की मदद मांगने के लिए जाता है, चांद बाबा कहता है ठीक है। वो जाकर उसकी मदद भी करता है, लोगों से अपील करता है कि अतीक अहमद को आप वोट देना और वोट देकर इसको कामयाब बनाना। लेकिन यही बात जब चांद बाबा के राजनीतिक गुरु को पता चलती है तो उन्हें खराब लगता है कि कल का लड़का जिसको तुम सह दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, ये तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए विधायक का चुनाव तुम्हें लड़ना चाहिए, बल्कि अतीक अहमद को नहीं लड़ना चाहिए। यही बात समझाने के लिए चांद बाबा जाते हैं अतीक अहमद के पास और जाकर कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। लेकिन अतीक अहमद कहता है कि नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि अब अतीक अहमद के भी पीछे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट करके, चाहे वो पुलिस वाले थे या राजनीतिक लोग थे, इसका अंदाजा तब लगाया गया जब बात 1986 की आती है। 1986 में इस लड़के को, अतीक अहमद को, पुलिस उठा के ले जाती है। और उस दिन पूरे शहर को यह पता चल गया था कि आज अतीक अहमद का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब उसका एनकाउंटर करने की पुलिस तैयारी में थी, तभी दिल्ली से एक फोन पहुंचता है और फोन आता है लखनऊ, और लखनऊ से फोन पहुंचता है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में कहा जाता है कि इस लड़के को मारना नहीं है, बल्कि इस लड़के को रोकना है, संभालना है। जब बात संभालने की आती है, पुलिस के पास मैसेज पहुंचता है, इस लड़के का एनकाउंटर नहीं होता। बताया जाता है कि वो सांसद ने अपनी तरफ से उच्च अधिकारियों से, कुछ लोगों से, कुछ नेताओं से, बड़े मंत्रियों से फोन कराया था। और उस सांसद का जो नजदीकियां थी वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी से नजदीकियां थी। इसलिए इस लड़के की जान 1986 में बच जाती है। साल 1989 में ये चुनाव लड़ने की जब तैयारी कर रहा था, इसने चांद बाबा की बात नहीं मानी तो चांद बाबा को गुस्सा आता है और चांद बाबा भी इलेक्शन लड़ते हैं और ये लड़का अतीक अहमद भी इलेक्शन लड़ता है। इलेक्शन की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में चांद बाबा को एक सूचना दी जाती है कि रोशन बाग इलाके में जो जब्बार होटल है, वहां पर तुम्हारा दुश्मन बैठकर चाय पानी पी रहा है, खाना खा रहा है। यदि अभी के अभी मौके पर जाते हो तो जाहिर सी बात है तुम उसका काम तमाम कर सकते हो। इतनी बात सुनने के बाद चांद बाबा अपने साथियों के साथ, दर्जनों लोगों के साथ मिलकर सीधा उसी जब्बार होटल पर जाता है। वहां जाकर बम मारना शुरू कर देता है। बम से उस होटल को उड़ाने की पूरी तैयारी थी, लगातार ब्लास्ट हो रहा था। उसके बावजूद भी ये लोग जो थे, जो अतीक अहमद के लोग खाना खा रहे थे, वो जाकर छुप जाते हैं, दुबक जाते हैं। और ये जो चांद बाबा होता है, ये कुछ आगे बढ़ जाता है, इसके टीम के सदस्य पीछे रह जाते हैं। और इसी बीच में उधर से भी जब गोली चलनी शुरू होती है तो इसी गोली कांड में चांद बाबा की हमेशा हमेशा के लिए मौत हो जाती है, चैप्टर बंद हो जाता है। जैसे ही इसका चैप्टर बंद होता है तो शहर के लोगों ने राहत की सांस ली कि आज चांद बाबा का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि उसकी गुंडागर्दी, उसकी लूट खसोट, चाहे वह जमीनों पर कब्जा करना हो या फिर लोगों को परेशान करना हो, चांद बाबा का रुतबा बढ़ रहा था। और लोगों को एक ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जिससे लोहे से लोहे को काटा जा सके, और ये लोहा था अतीक अहमद। अतीक अहमद पहली बार विधायक बन जाता है। दरअसल उसको, अतीक अहमद को 25,909 वोट मिलते हैं और चांद बाबा को कुल
9,221 वोट मिलते हैं, जबकि अतीक अहमद के बाद दूसरे नंबर पर है गोपाल दास यादव को 17,800 वोट मिलते हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद अभी अतीक अहमद विधायक बन चुका था और विधायक बनने के बाद ये भी उसी राह पर चल निकलता है जिस राह पर चांद बाबा चल रहे थे। लोगों की जमीनें कब्जाना, लोगों के क्या नाम है, उनके जबरदस्ती ठेके लेना, खनन का ठेका लेना और पट्टों पर कब्जा करना, लोगों से रंगदारी मांगना, अपहरण करना अब इसका एक शौक बन गया था। साथ ही साथ ऐसे ही चलता रहा और चलते चलते ये पहली बार 1989 में विधायक बनता है, उसके बाद 1991 में फिर से ये विधायक बनता है और 1993 में एक बार और विधायक बनता है। ये 3 बार विधायक बनने के बाद इसका जो वर्चस्व था, उसका जो रुतबा था वो लगातार बढ़ रहा था। जैसे जैसे शोहरत बढ़ रही थी वैसे वैसे दौलत भी बढ़ रही थी। लोग डर की वजह से इस अतीक अहमद को रंगदारी चुपचाप घर पे पहुंचा दिया करते थे। उन्हें लगता था कि यदि अतीक अहमद से झगड़ा मोल लिया तो वो तुम्हें मरवा सकता है, तुम्हें बर्बाद कर सकता है। इसी बीच में साल 1996 में मुलायम सिंह यादव ने इसके सर पर हाथ रख दिया और समाजवादी पार्टी ने इसको टिकट दिया। ये समाजवादी पार्टी के टिकट से भी विधायक बन जाता है। इसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी के साथ रुतबा बनने लगता है। ये एक तांगे वाले का बेटा किस तरह से करोड़पति और अरबपति की श्रेणी में आने लगता है। अब इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। साल 1999 में इसने अपना दल ज्वाइन किया और फिर से चुनाव लड़ता है। ज्वाइन करने के बाद विधायक बन जाता है और ये अब 5वीं बार विधायक बन चुका था। विधायक बन रहा था, इसके दिनों दिन साम्राज्य बढ़ रहा था। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ रहा था वैसे वैसे रंगदारी, अपहरण, हत्याएं, इस तरह का दौर चल रहा था और ये इसका नाम जब तेजी के साथ उभर रहा था तभी इसकी राजनीतिक जो इच्छाएं थी वो भी कहीं ना कहीं प्रबल होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। जैसे राजनीतिक इच्छाएं बढ़ रही थी, इसने सोचा सांसद विधायक तो हम 5 बार बन ही चुके हैं, अब सांसद बनना चाहिए। सांसद बनने के लिए इसने समाजवादी पार्टी के उच्च अधिकारियों, जो उनकी पार्टी के मुखिया थे, उनके यहाँ चक्कर काटने शुरू कर दिए और आखिरकार इसको सफलता मिल जाती है सन 2004 में। सन 2004 में इसको समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव फूलपुर लोकसभा सीट से विधायक की सांसद का टिकट दे देते हैं, जबकि ये पहले से ही विधायक होता है। टिकट मिल जाता है लोकसभा का और ये लोकसभा का चुनाव जीत जाता है। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद इसके दिमाग में आता है कि साल 1989 से लेकर और आज तक हम विधायक हैं, सांसद तो बन ही चुके हैं, दिल्ली का सफर अब शुरू होता है। ये सीट जो पश्चिम इलाहाबाद की है इसे क्यों छोड़ा जाए, इस पर भी अपना कब्जा होना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि क्यों ना अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को विधायक बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। उसको विधायक बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। इन्हीं के लिए काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम राजूपाल होता है। राजूपाल भी इनके लिए कभी गोलियां चलाया करता था, कभी मारपीट क्या करता था, कभी गुंडागर्दी करता था। अतीक अहमद के लिए वो काम करता था और ठीक वैसे ही इतिहास अपना आपको दोहराता है जैसे चांद बाबा और अतीक अहमद इलेक्शन लड़ना चाहते थे 1989 में, और इसमें पहली बार में इलेक्शन जब होता है विधायकी का तो अतीक अहमद जीत जाता है। और यहां भी ठीक वैसा ही होता है। अतीक अहमद अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाकर जिताना चाहते थे सन 2004 में, लेकिन जीत जाता है राजूपाल, जो कि बीएसपी से विधायक बन जाता है। यही बात अतीक अहमद को बहुत खटकती है, बुरी लगती है और इसका बदला लेने के लिए वो इस पर हमला करा देता है नवंबर 2004 में। नवंबर 2004 में हमला कराता जरूर है राजूपाल पर, लेकिन वो बच जाता है। इसके बचने के बाद तुरंत ही फिर एक बार से फिर हमला होता है और वो हमला होता है 25 जनवरी 2005 को, जब वो एक हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आ रहा था और उस वक्त इस पर इतनी गोलियां बरसाई जाती हैं। इस गोलियां बरसाने में राजूपाल को 19 गोलियां लगती हैं। एक और व्यक्ति होता है संदीप यादव, वो भी मौके पर मारा जाता है। एक और व्यक्ति होता है देवीलाल, उसकी भी मौत हो जाती है। अतीक अहमद पर इस हत्याकांड का पूरा आरोप लगता है और इस जो ये विधायक होता है राजूपाल, इसकी पत्नी पूजा पाल एफआईआर दर्ज कराती है अतीक अहमद और उसके भाई, उसके गुर्गों के खिलाफ। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। सन 2007 में एक बार फिर से इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद यहां पर अतीक अहमद अपने भाई को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है, वो करता है उसको। उधर राजूपाल विधायक की पत्नी पूजा पाल खड़ी होती है, वो चुनाव जीत जाती है। यही समस्या, यही परेशानी पूजा पाल जाकर मायावती के सामने समक्ष रखती है कि उसके पति की किस तरह से हत्या की गई, उसके पति को किस तरह से उन्होंने मारा है और इन लोगों को सपा का संरक्षण मिला हुआ था। मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की अदावत किसी से छिपी नहीं है, तो इसी बहाने से ही सही मायावती ने इस अतीक अहमद से बदला लेना शुरू कर दिया। इसकी जगह जगह जो अवैध संपत्तियां थी, अवैध रूप से कब्जे हुए थे, अवैध रूप से जो बिल्डिंगें खड़ी हुई थी, उन पर कब्जा करना जो किया था, पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। और कुछ इस तरह से पुलिस ने काम किया कि इसके वर्चस्व को, इसके ताकत को कम करते करते कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। और अतीक अहमद का जो यहां इधर उधर ये सांसद होते हुए भी ये भाग रहा है, दुबकने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस जब अपना काम कर रही थी तो आखिरकार पुलिस ने इसको दिल्ली से गिरफ्तार ही कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इसको सीधा
इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा जाता है और वहां से इलाहाबाद की नैनी जेल नहीं, इसको रखा जाता है देवरिया की जेल में। और देवरिया की जेल में रखने के बाद वहीं से ये अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लानिंग करता है। शायद ये प्लानिंग इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। रियल एस्टेट के कारोबारी मोहित जायसवाल का जब अपहरण किया जाता है और किडनैप किया जाता है, उससे रंगदारी वसूली जाती है, उससे कुछ कागजात पर सिग्नेचर कराए जाते हैं और जेल के अंदर ही इसके साथ मारपीट की जाती है। वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तब उत्तर प्रदेश सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार जेल के अंदर रहते हुए कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की हिमाकत कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसकी संपत्तियों को फिर से बुलडोजर से गिराना जब शुरू करते हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि इस व्यक्ति को यहां ना रखे बल्कि इसको रखा जाए उत्तर प्रदेश से किसी बाहर की जेल में। ये बाहर की जेल में रहेगा तो जाहिर सी बात है इसका वजूद कम हो जाएगा। लेकिन साल दर साल बीतते चले जाते हैं। 24 फरवरी 2023 को एक बार फिर से प्लानिंग की जाती है। जो इसी राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह होता है उमेश पाल, इसको इलाहाबाद के घूमरगंज इलाके में रोड पर सरेआम लगभग 7-8 लोग मिलकर गोलियां बरसाकर इसकी हत्या कर देते हैं। और एक बार जब फिर यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आता है, तब अतीक अहमद का नाम बहुत तेजी के साथ लोगों के सामने आता है कि आखिरकार अतीक अहमद कौन है, क्यों इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कैसे इसका खात्मा होगा, क्या नहीं होगा। ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से 10वीं पास लड़के ने, 10वीं फेल लड़के ने, तांगे वाले के लड़के ने, जो कि ऐसे उठाई गिरा टाइप का लड़का था, उसने ये काम करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अब पुलिस आगे क्या कदम उठाएगी, किस किस को सबक सिखाएगी, किस किस को जेल भेजेगी, या जेल में पड़े हुए लोगों को बाहर निकाल के जब उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो विकास दुबे की तरह उसका भी जिंदगी भर तक के लिए काम तमाम हो जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा तो खैर पता नहीं, लेकिन जो हुआ है तो वो गलत हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज वेदिका कुशवाहा हैं, मोहम्मद अशफाक हैं मुंबई से, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मदन चौधरी हैं, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, इसमें नबी जान दिल्ली के रहने वाले हैं, राजन कुमार हैं, सर्वेश कुमार, पिंटू कुमार, रसूल अहमद, जुल्फिकार अली, ब्रजेश यादव, उस्मान मलिक, तरुण पाठक, नासिर जुनैद, आसिफ हुसैन, कृष राजपुरोहित, लखन सिंह फौजदार, नबी आलम, दुर्गेश मिश्रा, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, निखिल सिंह, मोहम्मद शाह, मंजूर आलम, सूरज गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष पांडे, शुभम मथुरा से हैं, उत्तम लाल, शमशाद खान, इरशाद उनकी पत्नी हैं, सबीना, कामनी गौतम हैं, अजीम बकार हैं, पंकज गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।